नमस्ते। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है। वो ये कि सरकार जो महंगाई के आंकड़े बताती है वो हमारी अपनी असल जिंदगी से इतने अलग क्यों लगते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, हम सब अखबारों में या टीवी पर देखते हैं कि अरे महंगाई तो कम हो गई, लेकिन जब हम बाजार जाते हैं तो किराने का बिल, पेट्रोल का खर्चा, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहा होता है। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये दिसंबर 2023 के हैं। सरकार कहती है कि आधिकारिक महंगाई मतलब रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ 1.33% है। लेकिन मजे की बात देखिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों से, हमारे आपके जैसे घरों से पूछा तो उनका कहना था कि उन्हें तो महंगाई 6.6% महसूस हो रही है। अब सोचिए ये कितना बड़ा फर्क है। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और सुनिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लोगों को ये भी लगता है कि कीमतें और बढ़ेंगी, शायद अगले साल तक 8% तक। अब ये जो उम्मीदें हैं ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। अगर हमें लगता है कि चीजें महंगी होने वाली हैं, तो हम अपना खर्च और बचत करने का तरीका बदल देते हैं। और जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर पूरी की पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो इस फर्क को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंसानी दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा। मतलब चलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यवहार अर्थशास्त्र की एक छोटी सी लेकिन बड़ी दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी चीज जो हमें समझनी है वो है स्टेटस को बायस। अजीब सा नाम है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये हमारे दिमाग की एक आदत है, एक तरह का डिफॉल्ट मोड जो कहता है कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। भले ही कोई बदलाव हमारे लिए अच्छा हो, हम फिर भी पुरानी स्थिति से ही चिपके रहना पसंद करते हैं। अब इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखिए। जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों लगभग एक जैसे देश हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? जर्मनी में आपको ऑर्गन डोनर बनने के लिए खुद फॉर्म भरकर ऑप्ट इन करना पड़ता है, और नतीजा बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में हर कोई पैदा होते ही ऑर्गन डोनर बन जाता है, जब तक कि वो खुद जाकर ऑप्ट आउट ना करे, और वहां लगभग हर कोई डोनर है। देखिए, सिर्फ एक डिफॉल्ट सेटिंग ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया। और देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये हमारे दिमाग की कोई कमी नहीं है। असल में हमारा दिमाग तो बस स्मार्ट काम करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। दिन भर में हजारों छोटे बड़े फैसले लेने की जगह वो ऐसे शॉर्टकट अपनाता है। इससे हमारी मेंटल एनर्जी बचती। चलिए अब इस पहेली के दूसरे और बहुत ही जरूरी टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं। ये है अभाव की मानसिकता, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट। अब देखिए, अभाव या स्केर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसा कम है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक एहसास है, एक फीलिंग कि आपके पास जरूरत से कम है। और ये जो फीलिंग है ना, ये हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है और हमारे सोचने, समझने और फैसले लेने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख देती है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि ये अभाव हमारे दिमाग पर एक तरह का बैंडविड्थ टैक्स लगा देता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके कंप्यूटर में अगर एक साथ बहुत सारे टैब्स खुले हों और आप कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करें तो क्या होता है? कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हैंग होने लगता है, फोकस नहीं कर पाता। बस पैसों की चिंता भी हमारे दिमाग के साथ ठीक यही करती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बाकायदा रिसर्च से साबित हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के डॉक्टर सुवर्णा पांडे जैसे एक्सपर्ट्स ने दिखाया है कि यह असर बिल्कुल असली है। जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं तो उस तनाव का सीधा बोझ हमारे दिमाग पर पड़ता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पड़ता है। तो सवाल यह है कि जब दिमाग पर यह बैंडविड्थ टैक्स लगता है तो होता क्या है? होता यह है कि हम एक चीज के शिकार हो जाते हैं जिसे कहते हैं टनल विजन। टनलिंग का मतलब है कि हमारा दिमाग सिर्फ उस एक समस्या पर फोकस करने लगता है जो ठीक हमारे सामने खड़ी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी लग रही है। बाकी सारी जरूरी चीजें जो शायद भविष्य के लिए ज्यादा अहम हैं, वो हमें दिखाई ही नहीं देती। जैसे हम सामने लगी छोटी सी आग को बुझाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि ये सोचना ही भूल जाते हैं कि आगे आग लगे ही ना, उसका क्या इंतजाम करें। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल भी। देखिए, सबसे पहले कोई बहुत जरूरी जरूरत सामने आती है। मान लीजिए इस महीने का किराया देना है। फिर क्या होता है? हमारी सारी की सारी मेंटल एनर्जी बस उसी एक चीज को सुलझाने में लग जाती है।
और इसका नतीजा, रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग, ये सब जरूरी चीजें साइड में हो जाती हैं, क्योंकि उनके बारे में सोचने के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे असल जिंदगी में टेस्ट किया गया है। भारत में ही गन्ना किसानों पर एक बहुत मशहूर स्टडी हुई। उन किसानों के दिमागी टेस्ट लिए गए, एक बार फसल कटने से पहले जब उनके हाथ में पैसा नहीं था, और फिर फसल कटने के बाद जब उनके पास पैसा आ गया था, और जो रिजल्ट आए वो हैरान करने वाले थे। वही किसान जब पैसों के तनाव में थे तो उनका परफॉर्मेंस टेस्ट में बहुत खराब था। ये उनकी इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था, ये सीधा सीधा उस बैंडविड्थ टैक्स का असर था। ठीक है, तो अब हमारे पास दो बड़े आइडिया हैं, स्टेटस को बायस और स्कैर्सिटी माइंडसेट। तो चलिए अब इन दोनों को जोड़कर अपनी असली पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर 1.33% असल में 6.6% जैसा क्यों महसूस होता है। तो बड़ा सवाल यही है, ये सारी साइकोलॉजी, ये दिमागी बातें, ये कैसे समझा सकती हैं कि भारत में इतने लोगों को सरकार का महंगाई का आंकड़ा गलत क्यों लगता है? तो ये है इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा। देखिए, सरकार जो महंगाई का आंकड़ा निकालती है ना, वो एक शॉपिंग बास्केट के आधार पर निकाला जाता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि एक आम आदमी किन चीजों पर कितना खर्च करता है। लेकिन यहीं पर असली प्रॉब्लम है। भारत में आज जो बास्केट इस्तेमाल हो रही है वो 2012 के खर्चों पर आधारित है। अब जरा सोचिए, 2012 से आज तक कितना कुछ बदल गया है। हो सकता है कि सब्सिडी की वजह से लोग अब अनाज पर पहले से कम खर्च करते हों, लेकिन हेल्थ केयर पर, आने जाने पर, और हां, मोबाइल और इंटरनेट जैसी डिजिटल सर्विसेज पर, इन पर तो खर्च बहुत बढ़ गया है। मतलब सरकारी आंकड़ा एक पुरानी आउटडेटेड लाइफस्टाइल को नाप रहा है। और यहीं पे वो टनलिंग वाली बात काम आती है। जब कोई अपने बजट को लेकर परेशान होता है तो उसका दिमाग इस बात की परवाह नहीं करता कि 10 साल पहले देश का औसत क्या था। नहीं, उसका दिमाग तो उन चीजों पर फोकस करता है जो आज, अभी उसकी जेब पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रही हैं। पेट्रोल का बढ़ता दाम, डॉक्टर की फीस, इंटरनेट का बिल, ये वो खर्चे हैं जो तुरंत सामने खड़े हैं। और क्योंकि सरकारी आंकड़े में इन चीजों को कम वजन दिया गया है, वो उस असली दर्द को पकड़ ही नहीं पाता जो लोग महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हर किसी की अपनी पर्सनल महंगाई दर होती है और वो सरकारी आंकड़े से बिल्कुल अलग महसूस हो सकती है। तो सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इस फर्क का हमारी जिंदगी पर और देश की पॉलिसी पर सीधा असर पड़ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, अगर पॉलिसी बनाने वाले लोग ही गलत डेटा देख रहे हैं तो वो देश के लिए गलत फैसले ले सकते हैं, चाहे वो ब्याज दरें हों या कोई और सरकारी योजना। दूसरी बात, सरकार पर लोगों का भरोसा तभी बनता है जब आंकड़े उनकी असल जिंदगी से मेल खाते हों। और तीसरी और सबसे जरूरी बात हमारे लिए है, अगर हम ये समझ जाएं कि पैसों का तनाव हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है, तो शायद हम टनलिंग से बचकर अपने लिए बेहतर और लंबे समय के फैसले ले सकते हैं। और हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार अब इस सीपीआई बास्केट को अपडेट कर रही है ताकि वो आज के खर्चों को सही तरह से दिखा सके। उम्मीद है कि इससे यह फर्क थोड़ा कम होगा। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हमने देखा कि कैसे महंगाई का सरकारी आंकड़ा हमारी असलियत से दूर हो सकता है। तो जरा सोचिए, हमारे आर्थिक जीवन के और कौन-कौन से हिस्से हैं जिनकी असली कहानी ये बड़े-बड़े आंकड़े शायद हमें बता ही नहीं पा रहे हैं।